हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग साइंस टेक में बायोटेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि मैंने आप लोग के लिए 299 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट कोर्स यूपीएससी के लिए लेके आए हैं, प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए, जिसमें आपको जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। मात्र 299 रुपीज़ में ये कोर्स करने के बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी कोर्स को बार बार रिवाइज करना है। जो भी कंटेंट दिया जाएगा बार बार पढ़ेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें सारा चीज़ PYQ ये सब कवर होगा। ठीक है, कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में उसका प्रोसेस प्रक्रिया बताया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होगा, ताकि आप जान जाएं कि किस तरह का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप कोर्स को अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो नहीं कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है, मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, UPPCS का मेंस 2021 में दिया है। जो लेक्चर होगा, जो कोर्स होगा, वो कंप्लीट बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे जो है आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो देखिए, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे साइंस टेक में। ठीक है, हम लोग का टारगेट है कि ये जो जनवरी का महीना है उसमें हम लोग पूरा साइंस टेक और पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक है, आपको डेली हम एक एक पेज होमवर्क देंगे हिस्ट्री का, और जो हमारा पॉलिटी है लक्ष्मीकांत का, उसका डेली आपको 3 से 4 पेज पढ़ना है। तो वो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 है, 1 जनवरी है आज। ठीक है, देखिए, तो हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, और क्यों हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, यूपीएससी में इसका कितना वेटेज है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, सबसे पहले तो हमें पूरा अच्छे से समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स, जिसमें जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जंक डीएनए क्या है, ईडीएनए मतलब इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है, डीएनए बार कोडिंग क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, ट्रांसजेनेसिस क्या होता है, जीएम क्रॉप्स क्या होता है, जीईएसी मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, स्टेम सेल्स क्या होता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जनरली बच्चे क्या होते हैं, करंट अफेयर्स पे डिपेंड होते हैं साइंस टेक में, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस तो आपको करंट अफेयर्स से नहीं बन रहा है। अब सब पढ़ के जाता है, जो लास्ट में मैगजीन आता है 365, ये 65, वो 65, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। हर साल साइंस टेक में जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हैं, 99.99% बच्चे जो है वो साइंस एंड टेक में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये 10 से 12 क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें से मात्र आप 1 से 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप 6 से 8 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया साइंस टेक में, जो आसान होता है। तो साइंस टेक में अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चंस में से अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन को आसानी से कर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा। और साइंस टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, उस इसमें उतना रटने का भी कुछ नहीं होता है, समझने का होता है। ठीक है, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा साइंस टेक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10-12 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसका 80 to 90% क्वेश्चन जो है आसानी से आप जो है टैकल कर लेंगे। तो आप क्या होंगे, बाकी बच्चे जो साइंस टेक में करंट अफेयर खाली पढ़ के जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन नहीं करते हैं, उससे आप मार्जिन में रहेंगे और उसको आप आसानी से हरा देंगे। ठीक है, और कट ऑफ आसानी से क्रैक करके यूपीएससी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी में, उसका एक कलेक्शन है। तो देखिए 2023 में यूपीएससी ने बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, जिसका टॉपिक का नाम है एरियल मेटाजीनोमिक्स। ठीक है, उसके बाद 2023 में
माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में पूछा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ लिया। फिर देखिए 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रोबायोटिक से रिलेटेड, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर 2022 में फिर से क्वेश्चन पूछा है डीएनए बारकोडिंग से रिलेटेड। तो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2023 में पूछा, 2 क्वेश्चन 2022 में पूछा। अगर हम 2021 की बात करें तो वो पूछा है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, ठीक है, 2021 में। फिर 2021 में क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है हेरिडेटरी डिजीज को लेके, ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी से पूछा है, ये भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2021 में। तो 2021 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछा है। उसी तरह से 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका एम्ब्रॉयनिक स्टेज से, स्टेम सेल से पूछा है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से 20 में पूछा है। फिर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी है, 2020 में पूछा है। ठीक है, तो 2020 में भी आपका यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है। फिर 2019 में देखिए क्रोमोजोम्स आ गया, डीएनए आ गया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आरएनए इंटरफेरेंस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। Cas9 प्रोटीन मैंने अभी आपको टॉपिक में बताया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड 18 में पूछा। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1999 से लेकर अभी तक 40 क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, 40 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, और 2020 में यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जीव कोशिका में क्या डिफरेंस है 2020 में, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पिछले तकरीबन समझ लीजिए कि 2000 से लेके 2022 से 23 तक यूपीएससी जो है हर साल टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया है, टोटल इन 20 सालों में तकरीबन 41 क्वेश्चंस के आसपास पूछा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछा है? 41। इसका मतलब हर साल लगभग हम मान के चलते हैं कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी बायोटेक्नोलॉजी से पूछ ही रहा है। तो वेटेज है भैया कि अगर 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है तो मतलब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का आज का क्लास। ठीक है, तो जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो उसमें सबसे पहले ये बताऊँगा कि उस टॉपिक को क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो वो पता कैसे चलेगा कि जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बताऊँगा उसका क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछ रहे हैं, तभी जाके वो पता चलता है हमें कि वो टॉपिक क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी का हिंदी होता है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। जैव मतलब तो समझ गए, जैव मतलब क्या, जिसमें जीवन होता है वही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? जैव। तो अगर हम बायो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करें तो बायो में टेक्नोलॉजी में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, एक है आपका बायो और दूसरा शब्द क्या है? टेक्नोलॉजी। मतलब पहला शब्द है जैव और दूसरा शब्द है प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी। ठीक है क्या है? प्रौद्योगिकी। तो जैव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो होता है जैव। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? कि साइंस का एप्लीकेशन। साइंस का जी अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? साइंस होता है वो फैक्ट होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ गिरता है, खींचता है। जैसे आइंस्टाइन के सर पे बोलते हैं कि सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो वो एक फैक्ट है। फिर उसका यूटिलाइज करके हम लोग कुछ करते हैं अगर, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम सेटेलाइट भेजते हैं तो उसमें हम ग्रेविटी ये सब का ध्यान रखते हैं। अब देखिए पानी को गर्म करने से भाप बनता है। ठीक है,
और उस भाप से, तो वो क्या है, एक फैक्ट है जो एक साइंस है, लेकिन उस भाप से आप अगर टरबाइन चला के बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो वो है टेक्नोलॉजी। तो समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है साइंस का, जिसमें हम विज्ञान का क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जहाँ भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रौद्योगिकी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लांट हो सकता है, जैसे एनिमल्स हो सकता है, या फिर सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब साथ 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 नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नोट्स बनेगा तो हैंड रनिंग नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपका। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हो सकते हैं, जीवित जीव हो सकते हैं, वो तो पेड़ भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, या सूक्ष्म जीव भी हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग अगर आप टेक्नोलॉजी में करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी में, तो उसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे है बैक्टीरिया, जैसे है फंगस। कुछ फंगस को हम लोग बैक्टीरिया, कुछ फंगस को हम लोग देख सकते हैं नंगी आंखों से, कुछ को नहीं देख सकते हैं, तो सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे है वायरस, जैसे है ईस्ट। तो ईस्ट भी एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और ईस्ट जो है वो फंगस के अंदर में ही आता है, ईटीसी। तो ये सारा जो चीज़ है उसको हम लोग बायो बोलते हैं, जिसमें जीवन होता है वो सारा बायो बोल कहलाता है। और उसी का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो उसको टेक्नोलॉजी में, तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग दूध है, ठीक है, तो दूध से अगर दही बन रहा है तो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस स्पेलिंग में मत जाइए, स्पेलिंग हो सकता है कि गलत हो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो दूध से अगर दही बन रहा है तो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करके दही बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। तो वैक्सीन भी किससे बना रहे हैं, या तो प्लांट से बन रहा है, या तो एनिमल से, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो भी क्या है, बायो टेक्नोलॉजी है। जैसे आप जीएम क्रॉप्स लगाते हैं, जीएम क्रॉप्स हम लोग बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें हम लोग जीन को मॉडिफाई करते हैं, तो वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से चल रहा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बायोगैस, ठीक है, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, तो ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गोबर लेते हैं, और भी हम लोग, मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे बायोगैस कैसे बनता है। यहाँ पे हम लोग वेस्ट लेते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, गोबर ओबर हो गया, फिर इसको हम लोग एक कंटेनर में बंद कर देते हैं जिसमें हवा नहीं जाना चाहिए, और इसमें कुछ बैक्टीरिया को हम लोग पनपने देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक, जिसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऐसा बैक्टीरिया जिसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इससे मीथेन गैस, जनरली मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, और इसी मीथेन गैस को फिर हम लोग प्रयोग कर लेते हैं ईंधन के रूप में, क्योंकि मीथेन गैस एक फ्यूल है, सीएनजी जो बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायो, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, ठीक है, जैविक जो अपशिष्ट पदार्थ था, उसमें हम लोग एनाएरोबिक बैक्टीरिया को डालें और मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करके हम लोग साइंस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो। उसी तरह से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था बायो टॉयलेट से लेके, तो बायो टॉयलेट जो ट्रेन में लगा होता है उसमें भी क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन का वेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसमें अंदर में वहाँ भी यही हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ भी एनारोबिक बैक्टीरिया हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने ट्रेन में आपने देखा होगा टॉयलेट, ठीक है, मान लीजिए मैं, आप कोई आदमी वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक्सक्रीट किया, उसके बॉडी से वेस्ट निकला, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ मल, ठीक है, और वो मल जाके यहाँ पे जमा होता है, और देखेंगे कि अंदर में बैक्टीरिया होता है। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जो है
वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन बच जाता है, क्योंकि वो आपका जो रेल का पटरी है वहाँ पे मल नहीं जाएगा, अंदर में ही वो डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की मदद से हम लोग वेस्ट पदार्थ को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी मोटा मोटी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आपने समझ लिया, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का जो आधारभूत जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, ठीक है। देखिए, जब हमें बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान मतलब क्या, जिसमें हम लोग सेल के बारे में, मतलब कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, सेल का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। जहाँ भी साइटो वर्ड आ जाएगा आप समझेंगे सेल होता है, सेल मतलब कोशिका, ठीक है। कोई पूछेगा कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि कोशिका जो होता है वो जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट होता है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो जो सेल होता है वो जीवन का संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक अंग होता है, किसका, जीवन का, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल। तो या कोशिका, तो कोशिका को क्यों बोलते हैं कि ये जीवन का संरचनात्मक होता है, मतलब जीवन का रचना करता है या जीवन का के कार्य को डिसाइड करता है, क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि मान लीजिए ये है फादर, ये है पिता, ठीक है, और ये है मदर, माँ, ठीक है। तो माँ से जो निकलता है आपको पता है कि क्या निकलता है, अंडा, ठीक है, और फादर से निकलता है आपका स्पर्म, ठीक है। तो जो फादर से स्पर्म निकलता है वो तकरीबन बोलते हैं कि लाखों में निकलता है, लाखों में, ठीक है। और मम्मी से जो, माँ से जो निकलता है अंडा, वो एक निकलता है, एक महीना में एक अंडा निकलता है जो कार्य कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल। तो एक फंक्शनल अंडा निकलता है एक महीना में, और पिता से लाखों स्पर्म निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जैसे स्पर्म इस टाइप से होता है, ठीक है, और अंडा इस टाइप से होता है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होता है वो जाके अंडा से टकराता है, और फिर जाके अंडा में फर्टिलाइजेशन होता है, और दोनों मिल के बनाता है जाइगोट, जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वो एक सेल होता है, क्या होता है, एक कोशिका होता है। तो ये जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, उसके शरीर में जाइगोट का निर्माण होता है, कहाँ होता है, फीमेल के बॉडी में, ठीक है। फीमेल की बॉडी में एग है, स्पर्म उसके साथ मिला और एक जाइगोट बना, एक सेल बना महिला के शरीर में, फीमेल के बॉडी में। तो ये जो सेल है, बहुत सारा सेल मिलते रहता है, और सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, खंडन होता है, मिलता है। तो सेल से बनता है कोशिका, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कोशिका, कोशिका को बोलते हैं उत्तक, ठीक है। फिर बहुत सारा जब कोशिका मिलता है, डिवाइड होता है, मिलता है, बड़ा बनता है, तो उसको वो एक बन जाता है ऑर्गन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंग, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गन जब मिलता है तो उसको बन जाता है वो अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। जैसे मुंह हमारा एक अंग है, लेकिन मुंह हो गया, फिर टंग हो गया,
ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल हो गया, वो सारा चीज़ जो है हमारा खाद्य तंत्र का एक अंग है। तो खाद्य तंत्र क्या हो गया, ठीक है, वो हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। उसी तरह हमारा डायाफ्राम है, हमारा लंग्स है, हमारा मतलब फेफड़ा हो गया, ठीक है, हमारा एल्वियोलाई ये सब हो गया, रिब केज हो गया, ये सब अंग किसका है, ये सब हमारा श्वसन तंत्र का जो है अंग है ना, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑर्गन से मिल के ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाता है तो वो उसी से क्या बनता है, जीवन। हमारे पास जैसे कि खाद्य तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो बहुत सारे जब सिस्टम मिल जाता है तो उससे बन जाता है जीवन। और जीवन में क्या होता है, बहुत सारा सेल होता है, मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारा सेल से मिल के बना होता है तो जीवन। तो आप देख रहे हैं जो एक हमारे पास सेल था वो डेवलप हुआ टिश्यू में, ऊतक में, फिर वो ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर उसी से जीवन बना। तो चूँकि सब चीज़ का आधार क्या है, सेल, और सेल से ही हमारा क्या बन रहा है, जीवन। तो इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ रहे हो। तो सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है। तो ये मानव में क्या होता है, आपको पता है कि हम लोग जो है तकरीबन 9 महीना में एक पूरा बेबी जो है डेवलप हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, कि कितना देर तक वो माँ के पेट में था, गर्भ में था, उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन का जनरली होता है ये 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स किसका होता है, ह्यूमन का होता है, मानव का होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि सेल को क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जब सेल के बारे में पढ़ लिए हैं, तो जो कोशिका होता है, ठीक है, वो जनरली होता है 3 टाइप का, ठीक है। तो जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे, कि न्यूक्लियस उसमें है या नहीं है। तो न्यूक्लियस है या नहीं है उसके आधार पे, प्रेजेंस के आधार पे, हम लोग कोशिका को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रो कैरियोट्स, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेसो कैरियोट्स, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं यू कैरियोट्स, ठीक है। तो जो प्रो कैरियोट्स होता है दोस्तों, किसके आधार पर हम बांटे हैं कोशिका को, 3 आधार पे, कि न्यूक्लियस उसमें है या नहीं है। तो जो प्रो कैरियोट्स होता है, ठीक है, उसमें आपका कोई न्यूक्लियस जो होता है, डिफिनिट न्यूक्लियस, मतलब निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें नहीं होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। मेसोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता तो है, डेफिनेट न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यूक्लियस होता है मेसो कैरियोट्स में, ठीक है, लेकिन इसमें डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो हिस्टोन ये कंपाउंड नहीं होता है। यूकैरियोट्स में क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो हिस्टोन ये सब भी होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट। तो मेनली आपने पढ़ा होगा कि कोशिका 2 टाइप का होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लेकिन जनरली 3 टाइप का होता है। जो मेसोकैरियोट होता है वो बीच बीच का होता है, मतलब उसमें डिफिनिट न्यूक्लियस तो है लेकिन डीऑक्सी राइबो हिस्टोन नहीं है, जो यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग 2 ही टाइप में पढ़ते हैं, लेकिन होता 3 टाइप का है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तो एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए आप, माइको प्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है, और ब्लू ग्रीन अलगी, ये क्या है, प्रोकैरियोट। मेसोकैरियोट का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, डाइनो फ्लैजलेट्स। तो जो डाइनो फ्लैजलेट होता है वो अलगी का ही एक टाइप होता है, अलगी का एक क्या होता है, प्रकार या एक ग्रुप होता है, ठीक है। यूकैरियोट का एग्जाम्पल है प्लांट, पेड़ पौधा,
और एनिमल। ठीक है, ये यूकैरियोट्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है उसका क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस के आधार पे हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग 2 तरह से मेनली, है ना। मेसोकैरियोट में हम लोग को उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसके आधार पे? न्यूक्लियस के आधार पे। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के आधार पे हम लोग जो कोशिका को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग 2 उसको मेन मानते हैं कि 2 टाइप होता है सेल न्यूक्लियस के आधार पे। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा यू, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो होता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल मतलब सेल जब शुरू में बना होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, इसलिए इसको हम लोग प्रारंभिक कोशिका बोलते हैं, प्रारंभिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई भी चीज़ प्रारंभिक होगा तो वो कैसा होगा? साधारण होगा, सिंपल होगा। ठीक है, और उसमें जटिलता नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल जो होगा वो बाद में बना है, इसलिए वो सेल जो है एडवांस है, इसलिए वो सेल है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब उस सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ होगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो आपको डिफरेंस करने में आसान होगा। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है, जैसे हमने पढ़ा अलगी है। ठीक है, अलगी। ठीक है, अलगी है। ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जैसे अलगी में ही एक अलगी है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे लिख दीजिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, ब्लू ग्रीन अलगी, जो एक हमारा प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में आता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल अब मैंने बताया था आपको, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो पहला तो डिफरेंस ये हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव होता है, प्रारंभिक होता है, बहुत सिंपल रहेगा। यूकैरियोटिक सेल एडवांस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फिर एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है दोस्तों, उसमें सेल ऑर्गेनेली जो होता है, सेल ऑर्गेनेली मतलब सेल के अंदर अलग अलग और जो फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली हमारा होता है। तो हम देखेंगे आगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में, बस यहाँ पे भी ये चीज़ याद रखिए। सेल ऑर्गेनेली मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे गोल्गी बॉडी, ठीक है, जैसे प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जैसे लाइसोजोम, जैसे प्लास्टिड, ईटीसी। तो सेल ऑर्गेनेली जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहाँ उसमें सेल ऑर्गेनेली होता है, मतलब उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, गोल्गी बॉडी दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, लाइसोजोम, प्लास्टिड, और ये सब क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये है कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप्ड, विकसित नहीं होता है। कोई डिफिनिट न्यूक्लियस हमें प्रोकैरियोटिक सेल में निश्चित नहीं दिखेगा कि हाँ यही न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस का एक आकार दिखेगा, एक डिफिनिट न्यूक्लियस दिखेगा और डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस या एब्सेंट हो सकता है, नहीं रह सकता है, और अगर न्यूक्लियस उसमें होगा भी तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। तो वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है,
दोनों सेल में राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। राइबोसोम क्या होता है हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो राइबोसोम इसमें होता है, एक टाइप होता है राइबोसोम का, उसको बोलते हैं 70S, और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। अब ये उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एस क्या होता है, बस याद रख लो थोड़ा थोड़ा कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S राइबोसोम हमारा यूकैरियोट में होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया पहले कि हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, लेकिन वो आपको यूकैरियोट्स में दिखेगा। तो ये हमारा हो गया दोनों का डिफरेंस, ठीक है। हिस्टोन का स्पेलिंग है HISTON, ई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो अगर हम दोनों का डायग्राम बनाएं तो जो प्रोकैरियोट सेल होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। जैसे ये अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल अगर बनाए एक सेल, ठीक है, तो इसमें जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कोई इधर उधर ही छितराया रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग उसको न्यूक्लियस नहीं बोल के उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल सेल में इधर उधर छितराया रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। और वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का ये एग्जांपल, ये क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसी आनुवांशिक जो पदार्थ है वो ऐसे ही सेल के अंदर छितराया हुआ है, कोई डिफिनिट नहीं है, एक एरिया में नहीं है। लेकिन अगर वहीं अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल दोस्तों आपको एक एडवांस होता है, वो पूरा अच्छे से विकसित होता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल अगर बनाएं, ठीक है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक एरिया में होता है और उस एरिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड होता है और एक डिफिनिट प्लेस पे होता है, डिफिनिट शेप का होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। तो क्रोमोजोम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया होता है या एक पदार्थ होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल DNA ये सब रहता है, ठीक है। सेल के ये पूरा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो भी पदार्थ होता है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब जो लिक्विड टाइप का कुछ मटेरियल हो गया, उसको साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद सेल के चारों तरफ जो एरिया है जो घेरा हुआ है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जो सेल को घेरा है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर मैंने बताया कि देखिए अलग अलग यूकैरियोट सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेली होता है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें जेनेटिक मटेरियल दिखता है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया अलग उसका फंक्शन क्या है, अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर प्लास्टिड भी होता है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्लास्टिड भी होता है यूकैरियोट सेल में। उसके बाद लाइसोजोम भी होता है, लाइसोजोम, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये सब सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। राइबोसोम भी होता है। तो राइबोसोम तो दोनों जगह होता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तो राइबोसोम दोनों जगह होता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम और यूकैरियोट में भी राइबोसोम, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, जो एक बैग के आकार का होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया अभी, ये सब सेल ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोट सेल में आपका रहता है। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है सब सेल ऑर्गेनेली को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए यूकैरियोट जो सेल होता है, कहाँ गया, हाँ देखिए यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है। तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहीं पे। तो एक तरफ हम लिख देते हैं प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, जो प्लांट में जो कोशिका होगा वो पादप कोशिका। ठीक है, और जो एनिमल में कोशिका होगा उसको बोलते हैं एनिमल सेल या एनिमल कोशिका। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति होता है, लेकिन आपको एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिखेगा, कोशिका भित्ति नहीं दिखेगा। तो मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल एनिमल सेल, मेन डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति, इसको आप लिख लीजिए हिंदी में कोशिका भित्ति। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऐसे होता है या ऐसे, आप देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, कोशिका भित्ति होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड दिखेगा। प्लास्टिड क्या होता है, मैंने आपको फोटो तो दिखा दिया था, कहाँ होता है, क्या फंक्शन होता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड होगा लेकिन एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से प्लांट सेल में जो लाइसोजोम होता है या तो वो नहीं होगा या होगा भी तो बहुत कम, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोजोम भर भर के रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, प्रेजेंट भी रहता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी रहता है, मोर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा संख्या में रहेगा लाइसोजोम क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे आगे। उसी तरह प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल या तो वो जो होता है या तो बहुत कम होगा, बहुत कम, ठीक है, या एक रहेगा, एक ही वैक्यूल, और जो वैक्यूल होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, लार्ज साइज का रहेगा, लार्ज साइज का वैक्यूल क्या होता है आगे हम आपको बताते हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है, और संख्या में ज़्यादा होगा, संख्या में ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं जो सेल ऑर्गेनेली है या तो प्लांट सेल में है ही नहीं या है भी तो बहुत कम, ठीक है, और साइज है बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया वैक्यूल, समझ गए। प्लांट जब बहुत ज़्यादा खाना बना लेता है तो वो खाना जो है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। ठीक है, तो जो प्लांट में जो स्टार्च के फॉर्म में उसका जो फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है, प्लांट में स्टोर होता है, फूड मटेरियल रिजर्व के रूप में। ठीक है, मान लिया प्लांट ने बहुत ज़्यादा खाना बना लिया तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, और वही एनिमल में वो स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। इसलिए आप देखे होंगे अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी हम लोग बिना मतलब भूख उतना नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमने पहले खाना खाया है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है। ठीक है, इसलिए देखिए नवरात्रि में लोग 7-8 दिन रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि बॉडी में जो पहले से ग्लाइकोजन स्टोर है फूड मटेरियल के रूप में एनिमल में, वो यूज होते रहता है। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे प्लांट जो एनिमल होता है, जो पशु होता है, वो आपका हाइबरनेशन करता है। ठीक है, मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ाया है। तो उसको कहाँ से एनर्जी मिलता है? ग्लाइकोजन जो बॉडी में स्टोर होता है उससे मिलता है। आपने पढ़ा होगा नाम हिस्ट्री में जतिन दास का, ठीक है, जो बहुत दिन तक हंगर स्ट्राइक किए जेल में, 56 दिन बोलते हैं, 60 दिन तक उनको कुछ नहीं खाए थे, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। कहाँ से एनर्जी आया 60 दिन तक? ग्लाइकोजन था पहले से स्टोर। गांधी जी को कहाँ से आता था? ग्लाइकोजन पहले से स्टोर था बॉडी में। ठीक है, समझ रहे हो?
तो ग्लाइकोजन जो है एक्सेस फूड मटेरियल के रूप में स्टोर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कभी कभी फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस जो अगर हमारे बॉडी में फूड है वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है और फिटनेस मेंटेन रहता है। लेकिन ज़्यादा फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी नुकसान है। किसी भी चीज़ का अति मतलब एक्सेस बहुत बुरा होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। अब हम लोग एक एक करके सभी चीज़ को पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा है सेल वॉल। तो अगर हम कोशिका भित्ति का बात करेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसको थोड़ा लिखते जाएंगे हिंदी में। तो जो कोशिका भित्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में इसको ये नहीं होता है। तो जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो बनता है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। और किस चीज़ से बना होता है? वो बना होता है हेमी सेल्यूलोज से। खाली आपको नाम याद रखना है, ये बना होगा सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, लिग्निन से भी बना होता है और पेक्टिन से भी बना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ से बना होता होगा। लेकिन ये जो चार जो कंपाउंड मैंने आपको बताया, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन, ये कंपाउंड से हमारा सेल वॉल मतलब प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो इससे बना होता है, ठीक है। अब दो जो कोशिका होता है दोस्तों, दो कोशिका के बीच में, ठीक है, दो कोशिका के बीच में, जैसे मान लीजिए दो कोशिका है दोस्तों, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। तो कोशिका जो होता है, जो सेल होता है, वो आपस में जुड़ा होता है, और जुड़ा हुआ तभी उससे टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा। तो दो कोशिका जब जुड़ा होता है तो बीच का जो लेयर होता है जो उनको जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला वो होता है जो दो कोशिका को जोड़ता है, ठीक है। और ये जो मिडिल लेमेला होता है वो बना होता है आपका पेक्टिक से, मतलब हमने ऊपर जो पेक्टिन पढ़ा था वो पेक्टिन से बना होता है, ठीक है। तो जब फल पकता है तो जो मिडिल लेमेला होता है, ठीक है, वो घुल जाता है, और जो फल होता है वो पिलपिला जाता है और दबता है। इसलिए हम लोग चेक करते हैं, सेव मान लो हम लोग खरीदे या कुछ भी खरीदे तो दबा के देखते हैं ना कि दब रहा है या नहीं। दब रहा है मतलब पका हुआ है। तो क्या होता है, जब जो फ्रूट होता है, ठीक है, या कोई भी वेजिटेबल जो होता है, मतलब ठीक है, जब ये देखिए मिडिल लेमेला की किस में होगा? सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लेमेला होता है वो बना होता है पेक्टिन से, और पेक्टिन किस में होता है? सेल वॉल से में होता है, और सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में। इसका मतलब हमारा जो मिडिल लेमेला है वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, मतलब फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ये सारा में। तो जब फ्रूट वेजिटेबल पकता है, राइपन होता है, पकता है, तो जो मिडिल लेमेला होता है, मिडिल, नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ साथ, इससे अच्छा लगेगा आपको, है ना। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे सब। मिडिल लेमेला जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और घुलने के कारण क्या होता है? अब ये जो बीच में लेयर था वो घुल गया, तो हमारा जो कोशिका हो गया वो पिलपिला जाएगा, और फल क्या होगा? पिलपिला जाएगा, और पक दिखेगा कि पक गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। तो ये हो गया पेक्टिन के बारे में, ठीक है। जो लिग्निन होता है दोस्तों, ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। क्या देता है ये? मजबूती, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सेल है, सेल वॉल है, उसमें लिग्निन बहुत ज़्यादा है, तो उतना वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, और वो उतना जो है गलेगा नहीं, सड़े गलेगा नहीं, ठीक है। तो जो लिग्निन होता है, लिग्निन, ठीक है, तो ये जो हमारा सेल वॉल है उसको क्या देता है? मजबूती। पेक्टिन का नाम आपने समझ लिया। पेक्टिन का क्या काम है? पेक्टिन खाना जब बनता है, सॉरी, जब मतलब फूड या वेजिटेबल पकता है तो पेक्टिन घुल जाता है, लेमेला घुल जाता है, और हमें पता चल जाता है वो चीज़ जो है फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है और पक गया है ना। तो लिग्निन होता है वो सेल वाल को क्या देता है? मजबूती, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई प्लांट में लिग्निन होगा
उतना वो प्लांट गलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए जब जो पेपर इंडस्ट्री होता है, जो पेपर बनाता है, आपको पता है पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो जब तक लकड़ी को आप गलाइएगा नहीं, पल्प नहीं बनाएंगे, लकड़ी से जब पल्प नहीं बनाएंगे, पल्प मतलब जो पानी में गला के उसको हम लोग पल्प बनाते हैं, तो उसी का हम लोग पेपर इंडस्ट्री में प्रयोग करते होंगे। तो गलेगा कोई चीज़ कब? जब लिग्निन क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है, जो पेपर बनाती है, वो वैसे लकड़ी को सेलेक्ट करती है जिसमें लिग्निन क्या हो? कम हो। क्योंकि लिग्निन होने से क्या होगा? पेड़ एकदम हार्ड रहेगा और उसका पल्प नहीं बनेगा, पेपर नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। तो जो हमारा सेल वॉल है दोस्तों, जो हमारा क्या है? सेल जो वॉल है, ठीक है, हमने उसको देख लिया कि किस चीज़ से बना होता है और लिग्निन और पेक्टिन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। सेल वॉल का अगर हम फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या वो कार्य करता है, क्या क्या वो कार्य करता है, तो सबसे पहले ये सेल जो होता है उसको देता है स्ट्रेंथ। हमने देखा उसको क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है और उसको एक शेप देता है। अगर सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है, सेल वॉल मतलब क्या? सेल के बाहर का चीज़। जैसे यहाँ पे देखिए हमने बनाया ऊपर में एक सेल, यूकैरियोट सेल में, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो एक और लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल वॉल। तो ये हमने जो सेल बनाया अभी, ठीक है, ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? ये है प्लांट सेल, क्योंकि सेल वॉल है। और अब कौन सा, सॉरी, ठीक है, और अब कौन सा सेल है? ये है आपका एनिमल सेल, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, क्लियर। और अब कौन सा सेल बन गया? ये बन गया एनिमल प्लांट सेल, क्योंकि इसमें सेल वॉल आ गया। तो सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सेल हमने जो बनाया उसका वो है आपका प्लांट सेल, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, तो जो सेल वॉल का अगर हम कार्य देखें तो ये स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है, प्लस एक सेल ये है, ठीक है, इसमें सेल वॉल है, प्लांट सेल है। एक सेल ये है, ठीक है, ये। तो जो मटेरियल का एक अगर पदार्थ का मूवमेंट अगर हो रहा है, यहाँ कोई पदार्थ है, इसको मूव करके इधर जाना है, तो वो सेल वॉल के को क्रॉस करके बाद ही जाएगा। तो मटेरियल के मूवमेंट में भी सेल वॉल मदद करता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो सेल वॉल होता है दोस्तों, ठीक है, वो होता है डेड, वो क्या होता है? मृत होता है, ठीक है। और वो होता है परमिएबल। परमिएबल मतलब भेद्य या पारगम्य, पारगम्य, गमाया, ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है वो होता है डेड, मृत होता है, और परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब कि वो मटेरियल को अलाउ करता है एक सेल से दूसरे सेल जाने में, उसको बोलते हैं परमिएबल। भेद्य है मतलब अलाउ कर रहा है, समझ गए। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, वो डेड होता है और परमिएबल होता है, ठीक। एनिमल सेल में नहीं होता है, बाकी जो बताया वो याद रखिएगा। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। उसी तरह से अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है? मैंने दिखा दिया आपको। जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसको घेरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो होता है लिविंग, वो होता है जीवित। सेल वॉल क्या था? वो था मृत, ये था होता है जीवित, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो परमिएबल तो रहता है, लेकिन वो सेलेक्टिवली परमिएबल रहता है, मतलब सब चीज़ को अलाउ नहीं करेगा सेल से जाने के लिए। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्ट करता है चीज़ों को कि किन चीज़ों को सेल से हमें जाने देना है और किन चीज़ों को सेल से जाने नहीं देना और कितना जाने देना है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो डिसाइड नहीं करता, वो जितना रहेगा उतना आगे पीछे सब चला जाएगा, ठीक है।
इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब चयन करता है ये चीज़ों को, सेलेक्ट करता है, मतलब चयनात्मक रूप से पारगम्यता होता है इसमें। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करता है ये काम। ठीक है, और हर सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, आपने सब में देखा, सब में क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किससे बना होता था, सेल्यूलोज से, पेक्टिन, लिग्निन, ये सारा चीज़ से बना था, ईटीसी। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें मैक्सिमम जो चीज़ बना होता है वो होता है प्रोटीन, फिर होता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये तीन चीज़ों से, और भी बहुत सारी चीज़ होता होगा, लेकिन जो तीन चीज़ से जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। प्रोटीन लगभग होता है, मोटा मोटी आप याद रखिएगा, 50% प्रोटीन से बना होता है, 40% लिपिड और 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और भी कुछ होते होंगे लेकिन ये तीन मेन है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो जो हमारा अभी अगर हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, कार्य तो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ को सेल से अलाउ करना है नहीं करना है वो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके करता है। सेल वॉल तो पूरा भेज देता है लेकिन सेल वॉल उस मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम अभी बता रहे हैं आपको। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, एक चीज़ होता है उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, साइटोसिस। तो ये चार चीज़ में ये मदद करता है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर छत के ऊपर टंकी है, वहाँ से पानी बह रहा है, तो पानी किधर आएगा, ऊपर जाएगा आसमान में, मतलब हाइट पे जाएगा, या नीचे जाएगा, नीचे आएगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है ये ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें जो आयन होता है या कुछ भी कण जो हमारा आयन होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे मान लिया आपने अगरबत्ती जलाया, तो अगरबत्ती एक रूम में जलाते हैं तो दूसरे रूम में कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि जिस रूम में आपने अगरबत्ती जलाया है वहाँ पे कंसंट्रेशन सुगंध का बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो फिर वो दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन था ही नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जैसे एग्जांपल है डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा दोस्तों, इसमें हम लोग ज़बरदस्ती जो है किसी चीज़ को भेजते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के उल्टा होगा, जिसमें हम लोग जो सेल होता है वो ज़बरदस्ती चीज़ों को भेजता है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कुआं है, एग्जांपल के रूप में कुआं है। अब देखिए कुआं का पानी जो है नीचे है लेकिन आप इसको ऊपर खींच रहे हो। जनरली पानी जो होता है वो नीचे जाने का उसका टेंडेंसी होता है, इसीलिए तो झरना जो होता है वो हाइट से लो हाइट की तरफ जाता है, ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ। नदी भी जो होता है वो पहाड़ से निकलता है। कभी आपने देखा है कि ऊपर नदी जा रहा है पहाड़ के ऊपर, नहीं, क्यों, क्योंकि जहाँ हाइट है ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ बहता है। कुआं क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, पानी को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। तो इसको हम लोग, ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी चाहिए, हम लोग चीज़ों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो झरना वरना है वो किसका एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी तरह सेल में भी होता है, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और लो से हाई जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसमें सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सेल के अंदर का मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक सेल से दूसरा सेल, और उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करें इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का, ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों इंडोसाइटोसिस और इंडो मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, और साइटोसिस का मतलब साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका। और जिसमें
SIA जुड़ा होता है, इसका मतलब होता है उसको मारना, डिस्ट्रॉय करना। तो अगर कोई भी चीज़ को कोशिका के अंदर मार दिया जा रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और एक्सो मतलब होता है बाहर, कोशिका के बाहर किसी चीज़ को मार देना। जैसे मान लीजिए हमारा सेल है, ठीक है, तो बाहर कोई मान लीजिए वायरस है या कुछ भी आपने खाया गलती से, तो उसमें वायरस है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लाइसोजोम होता है, लाइसोजोम। तो अगर गलती से ये वाला मटेरियल सेल के अंदर चला गया तो ये जो लाइसोजोम है इसको ख़त्म कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से कोई भी पार्टिकल, जो हार्मफुल पार्टिकल आता है, जो सेल के लिए अच्छा नहीं है, उसको जो लाइसोजोम होता है सेल के अंदर अगर मार देता है तो उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और वही अगर मान लीजिए लाइसोजोम अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर चला गया, ठीक है, क्योंकि इसको अलाउ कर देगा ना कोशिका, क्योंकि कोशिका में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो देखेगा सेल कि यार बाहर से कुछ चीज़ आ रहा है, तो लाइसोजोम को बोलेगा कि लाइसोजोम जाओ बाहर, उसको मार दो। तो लाइसोजोम क्या करेगा, सेल के बाहर चला जाएगा और इसको मार देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब सेल के अंदर कोई चीज़ को मार रहा है, तो ये हो गया हमारा इंडोसाइटोसिस, और ये हमारा क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। समझ रहे हो? इसका जो फ़ोटो है ना, ये जो हमने बना रहा है अभी नोट्स, ये आपको हम दे देंगे, लेकिन ये नोट्स तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, जब आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा। तो ये जो नोट्स है मैं आपको पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा खुद से बनाते रहिए। ये फर्स्ट वीडियो है इसीलिए ये यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स को अच्छे से अपनी तैयारी करना, तो आप 299 रुपीज़ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। 299 जो रुपीज़ है वो पूरे कोर्स के लिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जिसमें सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लोग ER लिखते हैं। तो मैंने बताया था, देखिए ये हमारा अगर सेल है दोस्तों, देखिए ये सेल है, सेल है, इसको हमने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा, सेल के अंदर का जो भी मटेरियल होता है, तरल पदार्थ, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो पूरे साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पूरे सेल में होता है, ठीक है, और बोरा के आकार का होता है, मतलब लगेगा आपको कि एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो बना होता है वो बना होता है सिस्टर्न से। किससे बना होता है? सिस्टर्न से ये बना होता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है वो? डबल मेम्ब्रेन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर 2 लेयर रहेगा, डबल मेम्ब्रेन रहता है। ये थोड़ा आप ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है दोस्तों वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्मूथ और एक को बोलते हैं रफ। तो कोई चीज़ स्मूथ कब होगा? बताइए, स्मूथ है या रफ है? स्मूथ है। ये बताइए, स्मूथ है या रफ है? रफ है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें आपको राइबोसोम नहीं रहता है, राइबोसोम नहीं रहता है, जैसे हमारा ये है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा राइबोसोम होता है। तो ये जो आप डॉट दिख रहे हैं, ये जो डॉट देख रहे हैं, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये डॉट है, वो हमारा क्या है? ये हमारा है राइबोसोम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए ना कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जिसमें याद रखना, जिसमें राइबोसोम होगा वो रफ होगा, ठीक है, जो उसमें राइबोसोम नहीं होगा वो स्मूथ होगा। रफ में चूँकि आप देख रहे हो कि ग्रेन के रूप में आपको दिख रहा है, कण के रूप में दिख रहा है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। और स्मूथ को ग्रेन नहीं है, मतलब राइबोसोम नहीं है,
इसलिए इसको ए ग्रेनुलर बोलते हैं। ए ग्रेनुलर, ए लग गया मतलब अब्सेंट है, ठीक है, राइबोसोम का। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब देखिए स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम नहीं होता है, देखिए जहाँ भी राइबोसोम होगा इसका मतलब वहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसमें राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इसका मतलब इसमें जो है प्रोटीन प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा प्रोटीन निर्माण जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है हमें जो बॉडी में जो एस्टेरॉयड बनता है, एस्टेरॉयड या बॉडी में जो लिपिड बनता है उसके निर्माण में ये मदद करता है, ठीक है, एस्टेरॉयड निर्माण करने में और लिपिड निर्माण करने में, जो स्मूथ में प्रोटीन नहीं बनता है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें आपको पता है कि राइबोसोम होता है, तो ये हमारा प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो बॉडी में अगर प्रोटीन बन रहा है तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य देखें तो वही कार्य हो गया, क्या कार्य हो गया? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम कार्य देखें, ईआर में हम शॉर्ट में लिखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य देखें तो आप लिख सकते हैं कि प्रोटीन बनाता है ये, लिपिड बनाता है ये, ठीक है, एस्टेरॉयड बनाता है, एस्टेरॉयड। इसके अलावा जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म पूरा जो घिरा होता है किस चीज़ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सेल को जो सपोर्ट देता है, मतलब उसको जो आंतरिक सहयोग करता है, मतलब सपोर्ट करता है, वो काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल को सपोर्ट देने का कार्य करता है, सपोर्ट देने का कार्य करता है, कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये कार्य है, ठीक है, समझ रहे हो? चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है वो है हमारा गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी जो होता है दोस्तों वो आपका यूकैरियोट सेल में होता है, ठीक है ना, और प्रोकैरियोट सेल में नहीं होता है, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो जो गोल्गी बॉडी होता है दोस्तों उसका जो मेन काम होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट को बनाने में, कार्बोहाइड्रेट निर्माण में इसका रोल होता है, ठीक है। जो हमारा सेल वॉल बनाने में इसका कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट को बनाने का कार्य करता है, ठीक है, समझ रहे हो? इसके अलावा जो लिपिड बनता है, लिपिड के बनाने में भी गोल्गी बॉडी हमारा कार्य करता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे लाइसोजोम, लाइसोजोम। तो लाइसोजोम को बनाने का भी निर्माण कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट बनाता है मतलब सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया। अगर देखिए सेल वॉल बना रहा है मतलब सेल वॉल में क्या क्या होता है हमने पहले ही देखा, सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है, पेक्टिन होता है। तो सारा चीज़ को बनाने में निर्माण करता है हमारा गोल्गी बॉडी, उसका रोल है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है प्लास्टिड, तो प्लास्टिड मैंने पहले ही बताया ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्लांट में होता है, ठीक है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्लास्टिड होता है दोस्तों वो 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रोमो, CHROMO, क्रोमो प्लास्ट, और नेक्स्ट होता है ल्यूको, क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है
इसी में होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्ता खाना बनाता है और पत्ता ग्रीन कलर का होता है। तो जो भी पौधा का वह पार्ट जो हरा कलर का है तो वो किसके कारण है, वो है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधा में जो है खाना बनता है। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन है। जिस तरह हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन था, दो बाहर उसका दो मतलब आवरण था, ठीक है। उसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट भी हमारा डबल मेम्ब्रेन है दोस्तों। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या है, ठीक है, प्लांट में, तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज्म में हमारा क्या है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। और आपको ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, और प्लांट में सिर्फ होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो हमारा जो प्रकाश जो संश्लेषण है, मतलब जिसके कारण द्वारा पौधा जो है खाना बनाता है, तो उसमें ये मदद करता है कौन, हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो पौधा का वह पार्ट जो ग्रीन नहीं है, जो रेड कलर का है, जो येलो है, जो ऑरेंज है, वो किसके कारण है, वो है आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो क्रोमोप्लास्ट वह पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कलर होता है, जो पौधा को अलग अलग कलर देता है, लाल, पीला, नारंगी। तो गाजर आप खा रहे हैं, गाजर कौन सा कलर का, तो ऑरेंज कलर का, तो या पीला कलर का। तो क्यों पीला है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। फूल का अलग अलग कलर क्यों होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है, समझ में आया। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट किस में रहता है, हरा चीज़ में, पत्ता में। पौधा का जो जड़ होता है, ठीक है, या फल होता है, वो किस उसमें कौन क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, मतलब वाइट, ठीक है। तो जो वाइट कलर का कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ होता है जिसमें पौधा का वह अंग जिसमें लाइट नहीं पड़ता है, जिसमें प्रकाश नहीं पड़ता है, जो डार्क में रहता है, अंधेरे में रहता है, तो पौधा का उस भाग में हमें ल्यूकोप्लास्ट दिखता है। और ये होता है कलरलेस, रंगहीन होता है। क्या होता है ये, रंगहीन, ठीक है, समझ गए। तो जो ल्यूकोप्लास्ट का काम है, ये आपका जो स्टार्च होता है, या जो फैट होता है, या जो ऑयल होता है, या जो प्रोटीन होता है, उसको स्टोर करता है। क्या करता है, इसको स्टोर करता है, संग्रहण करता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, स्टार्च है, फैट है, या हमारा प्रोटीन है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिड के बारे में है, समझ रहे हो। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, सेल ऑर्गेनेली होता है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड के बारे में। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। देखिए, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन लेकर सांस लेता है, मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए, बस इतना आप याद कर लीजिए, जिसको ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, एनाएरोबिक होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्लू
ग्रीन अलगी का, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एनएरोबिक है, एरोबिक नहीं है। तो आप समझ में आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ही होगा। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, उसमें ये नहीं होगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है, जो शेप होता है, जो आकार होता है वो होता है रॉड के शेप का, रॉड के आकार का होता है। ठीक है, रॉड के आकार का सामान्यतः होता है। ठीक है, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन था, ठीक है, उस तरह से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, वो भी हमारा डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दो आवरण से घिरा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो शरीर में हमारा जो एंजाइम होता है दोस्तों, ठीक है, वो बोलते हैं कि 60 से 70% जो बॉडी में एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ वो, मतलब 60 से 70% एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 60 to 70%। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है, अगर हम कार्य इसका बात करेंगे, ठीक है, तो इसको बॉडी का पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देता है। तो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, के फॉर्म में बॉडी को, सेल को ये एनर्जी देता है। तो जिसका जितना माइटोकॉन्ड्रिया जितना हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, उसका बॉडी उतना अच्छा होगा और वो उतना अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, बॉडी को एनर्जी देगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, ये बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, और चूँकि ये काम अपना खुद कर रहा है, इसीलिए इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं। देखिए, जो चीज़ में एनर्जी होता है वो अपने आप काम करते रहता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। लेकिन पूर्ण तरह से ऑटोनॉमस नहीं है, ये है अर्ध स्वायत्त है, क्योंकि इसको भी काम करने के लिए बाकी सेल ऑर्गेनेली का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सेमी ऑटोनॉमस है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट है जो खुद बाय खुद काम कर रहा है, पूर्ण रूप से नहीं, अर्ध रूप से, सेमी रूप से, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस कहलाता है। इसका कार्य क्या है, मैंने बता दिया, इसका कार्य क्या है, बॉडी को एनर्जी देना। कैसे एनर्जी देता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाने को तोड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने खाया चावल, ठीक है, तो हम बॉडी क्या लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बॉडी को क्या मिला, चावल वावल डाइजेशन ये सब हो गया, और बॉडी को क्या मिला, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी दे रहा है वो कौन दे रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है और आपको बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, इसी को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी जनरेट हुआ बॉडी में, वो एटीपी के फॉर्म में एक एनर्जी का यूनिट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का कंपाउंड बना है, उसको एटीपी बोलते हैं। ठीक है, बस उतना आपको पंचायत नहीं करना है, जो चीज़ बढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि आप बायोलॉजी, आप नीट का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या कार्य होता है। और याद रखिए, यूपीएससी उतना फैक्ट पे ध्यान नहीं देता है, ये देता है कॉन्सेप्ट पे ध्यान, और ये फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है, एप्लीकेशन पार्ट पे। ठीक है, इसलिए आपका सिलेबस में साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को जब तक हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, सेल के बारे में, जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, तो ये सब आपको फिर आगे भी बायोटेक नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपको वैसे भी यूपीएससी ने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेली है उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, तो जो राइबोसोम होता है
ये आपको मैंने बताया, ऊपर में ही दिखाया, प्लांट में भी होता है और एनिमल, ये दोनों में होता है। और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली का बात करें, सबसे बड़ा क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। तो सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सा है? वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल क्या है? राइबोसोम है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब आवरण रहित होता है, आवरण रहित होता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। इसमें जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ऋणात्मक घन होता है। ठीक है, चार्ज। ठीक है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, मैंने बता दिया आपको। प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट में 70S और 80S। तो राइबोसोम का जो कार्य है मैंने पहले ही बताया, इसका जो कार्य है, फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन आपका है प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है राइबोसोम, और यहीं पे प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। ठीक है, तो ये हमारा सेल ऑर्गेनेली एक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हमें पढ़ना है वो है लाइसोसोम। ठीक है, मैंने दिखाया था आपको कि लाइसोसोम होता है इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस से बाहर से कुछ भी चीज़ आता है हार्मफुल, तो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको नष्ट करता है, तो उसका नाम क्या है? लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम होता है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है। जनरली जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं मैक्सिमम उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, दो तीन को छोड़ के। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो डबल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन मैक्सिमम सिंगल मेम्ब्रेन होगा, और राइबोसोम जो था उसमें मेम्ब्रेन नहीं था। ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे। तो लाइसोसोम जो था वो आपका क्या जो है वो क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको मैंने बताया प्लांट में नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत, या तो प्लांट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा। लेकिन जो एनिमल है, एनिमल, इसमें में मिलता है और ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जो लाइसोसोम होता है ये बाहर वाला चीज़ को डाइजेस्ट करता है, मतलब नष्ट कर देता है। तो इस तो कुछ रहेगा तभी तो नष्ट करेगा ना। तो लाइसोसोम के अंदर जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बोलते हैं 36 प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में होता है। और इस डाइजेस्टिव एंजाइम को दूसरा नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो या उसको हाइड्रो मतलब क्या हो गया? पानी। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलिए या डाइजेस्टिव एंजाइम बोलिए, 36 प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और यही डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर से कुछ भी फॉरेन मटेरियल अगर आता है, कुछ भी चीज़, तो उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो एसिडिक होता है, और कोई भी एसिड क्या करेगा? किसी चीज़ को गला देता है। इसका जो एसिडिटी होता है वो पीएच, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5। ठीक है, तो 5 पीएच लगभग होता है, और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पीएच 5 होता है। तो वो एसिड है, मतलब बाहर से कुछ भी चीज़ आएगा वो उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो? लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाहर की चीज़ को मार देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि फट जाता है ये अंदर में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। जैसे कोई भी ये सेल है, ठीक है, इसमें लाइसोसोम ये है मान लो, ठीक है, बाहर से कुछ मटेरियल आया, ठीक है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है, तो बाहर से कोई मटेरियल, तो लाइसोसोम क्या करेगा? इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ये मटेरियल को घेर लिया, और ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा और इसको नष्ट कर देगा और खुद भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, लाइसोसोम को। समझ रहे हो क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग्स? क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा वो मार देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि लाइसोसोम जो होता है, अब उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो कभी कभी लाइसोसोम क्या करता है? फट जाता है और सेल को नुकसान पहुंचाता है और सेल को ही मारने लगता है। ठीक है, तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर से कोई भी मटेरियल नहीं आता है तो खुद बाय खुद कभी कभी डैमेज हो जाता है और सेल को नुकसान करता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। ठीक है,
तो लाइसोसोम किसी भी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, तो लाइसोसोम का अगर हम कार्य देखेंगे तो आपको पता है ये कार्य करता है स्कैवेंजर का। जिस तरह कूड़ा बीनने वाला आदमी गंदे चीज़ को उठा के साफ़ कर देता है, उसी तरह ये भी सेल के अंदर कुछ भी चीज़ आता है या सेल के बाहर घूमता है तो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उसको नष्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग स्कैवेंजर भी बोलते हैं। ये सेल का स्कैवेंजर है, सेल के अंदर जो है चीज़ों को साफ करता है। प्लस ये एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल को हार्मफुल चीज़ से बचाता है। ठीक है, जो नुकसान तत्व होते हैं, हार्मफुल जो मटेरियल होता है बाहर से, अगर हार्मफुल मटेरियल से क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर किसी के शरीर में अगर एंडोसाइटोसिस नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत बार बीमार पड़ता है, उसको बीमारी भी हो सकता है। ठीक है ना, उसको कैंसर फैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो उससे कुछ बीमारियां होती है। जैसे कुछ बीमारी का नाम याद रखेंगे, टे सैक्स बीमारी या नीमन NEIEMANN। तो नीमन पिक ये जो है बीमारियां हैं, डिजीज है, जो लाइसोसोम अगर किसी के बॉडी में लाइसोसोम है और उसमें अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है या कम है तो उसके शरीर में बीमारी होता है, जिसको बोलते हैं टे सेक्स डिजीज या नीमन पिक डिजीज। ठीक है, एक और डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हर्लर डिजीज, जिसमें हड्डी जो होता है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। और ये एक जेनेटिक डिजीज है। क्या है, अनुवांशिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज। तो ये भी क्या होता है, लाइसोसोम की कमी से होता है। समझ रहे हो। तो जब किसी के शरीर में लाइसोसोम अगर नहीं है या लाइसोसोम है या डाइजेस्टिव एंजाइम है या कम है तो उसके कारण बॉडी में जो बीमारियां होती है उसमें है हर्लर डिजीज, नीमन पिक डिजीज और टे सैक्स डिजीज। ठीक है, तो हर्लर डिजीज है वो जेनेटिक डिजीज है जिसमें हड्डी जो होता है व्यक्ति का डिफॉर्म होता है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम के बारे में। तो आप देख रहे हो कि लाइसोसोम का कितना रोल है और जितने भी सेल ऑर्गेनेली हमने पढ़ा है सबका कितना बड़ा रोल है। ठीक है, अगला जो हमें सेल ऑर्गेनेली पढ़ना है उसका नाम है वैक्यूल। तो मैंने बताया वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा आकार का रहता है, प्लांट में और संख्या में कम रहता है, और एनिमल में भी वैक्यूल रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है और छोटा छोटा रहता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो वैक्यूल को समझ लो खाली बोरा का टाइप। जिस तरह खाली बोरा में आप सामान डाल देते हो स्टोर करने के लिए, उस तरह वैक्यूल जो होता है सेल के अंदर एक खाली स्पेस होता है जो चीज़ों को स्टोर करता है। अगर सेल के अंदर कुछ एक्सेस बन गया तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। प्लस सेल के अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा है उसको हटाना वहाँ से। ठीक है, ताकि सेल फूले नहीं और ज़्यादा पचके नहीं, क्योंकि सेल एक शेप में रहना चाहिए, एक ज़्यादा ना तो फूल जाना चाहिए ना तो ज़्यादा पचक जाना चाहिए। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल है, तरल पदार्थ है, ठीक है, वो अच्छे से रहना चाहिए। उसको वो रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है कौन, वैक्यूल। ठीक है, तो ये खाली स्पेस होता है जो सेल में होता है जिसको वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस खाली स्पेस में वो भर स्टोर करके रखता है वाटर, पानी को स्टोर करके रखेगा, जो भी एक्सेस पदार्थ है, ऑक्सीजन रख सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड रख सकता है, शुगर रख सकता है, ऑयल रख सकता है, ये सारी चीज़ को वो स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल के बारे में। ठीक है, तरल पदार्थ जैसा एरिया जो सेल के अंदर होता है, जो एक स्टोर का काम करता है, उसमें रेगुलेशन का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। नोट्स भी आप लोग बनाते जाइएगा। ठीक है, और ये मैं आप लोग को जो बच्चे ज्वाइन किए हैं
कोर्स 299 वाला, उसको सब चीज़ PDF सब दे देंगे हम। ठीक है, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं दोस्तों केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस का जो खोज किए थे, वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी याद कर लो, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ठीक है, देखिए हर सेल में, कोई भी सेल हो, सेल मतलब कोशिका, उसमें एकमात्र न्यूक्लियस जो रहता है वो एक ही रहता है। जैसे वैक्यूल बहुत सारा हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारा हो सकता है, राइबोसोम भी हो सकता है, लाइसोसोम भी हो सकता है ना। लेकिन हर सेल में, मतलब कोशिका में, न्यूक्लियस जो होगा वो एक ही रहेगा। एक सेल में एक न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें एक सेल की जगह लिख दें, हर की जगह लिख दें, एक सेल में एक न्यूक्लियस भी एक ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग सेल का, कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मस्तिष्क? क्योंकि जिस तरह मस्तिष्क हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो सेल को कोऑर्डिनेशन का काम, समन्वय का काम या फिर रेगुलेशन का काम करता है ये। तो ब्रेन, इसलिए न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है। किसका ब्रेन होता है? तो सेल का। तो कोशिका का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो? न्यूक्लियस किस में होता है? सेल के अंदर होता है। तो क्या सभी सेलों में रहता है? नहीं। जैसे RBC है, रेड ब्लड सेल, ये भी एक सेल है। प्लेटलेट्स ये भी एक सेल है। ठीक है, तो इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे कि जो हमारा RBC है, रेड ब्लड सेल है, या जो प्लेटलेट्स है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही दोस्तों, जो न्यूक्लियस जो होता है आकार का, वो होता है स्फेरिकल, मतलब गोलाकार होता है। न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो स्फेयर के रूप में होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, समझ रहे हो? न्यूक्लियस अगर हम बात करें कि किस चीज़ से बनता है, तो अगर हम न्यूक्लियस का कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन कि किस चीज़ से न्यूक्लियस बना है, संरचना देखें, तो देखिए न्यूक्लियस में जो होता है, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है गोल, तो ये जो चीज़ है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो लेयर है बाहर वाला, ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का लेयर। फिर एक होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है दोस्तों, इसमें मेनली, मुख्य रूप से RNA होता है। R मतलब राइबोजोमल, मतलब राइबोजोम का RNA होता है, और प्रोटीन होता है। किसमें? न्यूक्लियोलस में। राइबोजोम होगा मतलब प्रोटीन तो अपने आप आ गया, तो ये न्यूक्लियोलस हुआ। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल के अंदर जो मटेरियल था उसको क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें भी आपका प्रोटीन होता है, इसमें भी आपका DNA होता है, इसमें भी आपका RNA होता है, और इसमें भी आपका राइबोसोम होता है। ठीक है, और इसमें आपका DNA, RNA, पॉलीमेरेज भी रहता है। हम देखेंगे आगे पॉलीमेरेज के बारे में, पॉलीमेरेज। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें प्रोटीन, DNA, RNA, राइबोसोम, DNA, RNA, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो चौथा चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, तो क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड के जैसा होता है, मतलब धागे के जैसा मटेरियल होता है। जैसे ये ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे धागे के आकार का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। तो क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड जैसा होता है। ठीक है ना, और जब सेल डिवाइड होता है,
सेल का जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, क्योंकि आपको पता है कि सेल से टिश्यू बना तो कैसे बना, डिवाइड हुआ होगा। तो जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, तो जो हमारा क्रोमैटिन है वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है। तो जो क्रोमैटिन है वो कन्वर्ट होता है हमारा क्रोमोजोम में जब सेल का क्या होता है, डिवीजन। तो जब कोशिका का विखंडन होता है, विखंडन, ठीक है, विखंडन होता है, ठीक है, तब क्रोमैटिन जो होता है हमारा, क्रोमैटिन वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का अगर हम कार्य देखेंगे तो मेन जो कार्य है न्यूक्लियस का, क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए होता है, तो जो आनुवांशिकता में ये मदद करता है, हेरिडिटी में भूमिका है इसका, हेरिडिटी में भूमिका है, रोल है, ठीक है, आनुवांशिकता में, ठीक है, कि आपका जो है पेरेंट का कौन कौन सा गुण आप में आएगा, बाल का कलर कैसा, गोरा सांवला, ठीक है, पैर कैसा होगा, हाइट क्या होगा, वो सब डिसाइड होता है हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। एक वंश से दूसरा चीज़ जो आ रहा है उसको अनुवांशिक बोलते हैं, है ना। तो इसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर। तो ये हमारा न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन था आपको। अब हम देखेंगे क्रोमोजोम के बारे में, ठीक है। हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो काम करते हैं वो जेनेटिक जीन्स पे काम करते हैं, जीन पे, डीएनए पे, इसलिए मैं ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट अगर स्टार्ट करूँगा तो दिक्कत होगा, इसलिए मैंने ये सब आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्रोमोजोम के बारे में। क्रोमोजोम कहाँ होता है बताइए, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। क्रोमोजोम कब बनता है ये और किससे बनता है, क्रोमैटिन से बनता है। जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोजोम के में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रोमोजोम होता है कब बनता है और कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, वो जब डिवाइड होता है सेल हमारा एक, तब क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर प्लांट है, ठीक है, और एनिमल, तो हम बात करेंगे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो कम से कम क्रोमोजोम कितना होगा प्लांट में, तो कम से कम होगा 4 क्रोमोजोम, कम से कम। और मैक्सिमम जो क्रोमोजोम प्लांट में रहेगा 4 होगा मिनिमम। तो किसी प्लांट में कम से कम, कोई भी प्लांट रहेगा कम से कम 4 क्रोमोजोम होगा। और मैक्सिमम जो क्रोमोजोम हो सकता है किसी भी प्लांट में, वो मैक्सिमम हो सकता है अधिक से अधिक 1262। और अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो कम से कम जो एनिमल में क्रोमोजोम होगा वो होगा 2, और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 1600 एनिमल में। तो अगर हम बात करें ह्यूमन में, मानव में, तो मानव में जो होता है वो कितना क्रोमोजोम होता है, तो 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़े जोड़े, है ना, 23 जोड़ा होता है हमारा क्रोमोजोम, 23 जोड़ा मतलब 23 पेयर्स। तो अगर हम पूछें कि एक ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोजोम होता है, तो 23 पेयर्स होता है। क्लियर। तो देखिए जो हमारा क्रोमोजोम होता है दोस्तों, क्रोमोजोम कब बनता है, जब सेल का डिवीजन होता है। तो जो क्रोमोजोम होता है, अगर हम बात करेंगे फादर का और मदर का क्रोमोजोम के बारे में, तो एक तरफ फादर है एक तरफ मदर है। तो मदर में जो क्रोमोजोम होता है वो सभी एक्स टाइप का होता है, एक्स का। तो एक्स का होगा 23 क्रोमोजोम और वाई का होगा 23 क्रोमोजोम, मतलब 23 जोड़ा क्रोमोजोम हो गया मदर में। अगर हम फादर में बात करेंगे तो फादर में 22 जोड़ा जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, और एक जो जोड़ा होता है एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। तो एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम एक जोड़ा रहेगा, ठीक है, एक जोड़ा बन गया। और 22 जोड़ा एक्स क्रोमोजोम रहेगा, और एक्स और वाई क्रोमोजोम एक जोड़ा रहता है। टोटल 23 जोड़ा हो गया। फादर में भी और मदर में भी कितना क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर होता है, 23 जोड़ा, और सभी एक्स होता है। तो अगर कोई लड़की है तो उसमें क्रोमोजोम होगा एक्स एक्स, और कोई अगर मेल है तो उसमें क्रोमोजोम होगा एक्स वाई। क्योंकि देखिए जो एक्स एक्स क्रोमोजोम है वो आदमी में भी कॉमन है और औरत में तो सब पूरा एक्स एक्स ही रहता है। इसका मतलब, अगर इसका मतलब देखिए कि अगर
एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, फीमेल। ठीक है। और अगर एक्स वाई क्रोमोजोम है तो ये होगा मेल। मतलब कौन सा क्रोमोजोम है जो डिसाइड कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो होगा एक्स वाई क्रोमोजोम। और एक्स वाई क्रोमोजोम कहाँ से वाई क्रोमोजोम आ रहा है, वाई क्रोमोजोम आ रहा है पिता से। इसका मतलब कोई बच्चा, मतलब कोई जो जाइगोट है, कोई जो जाइगोट है, जाइगोट कब बना, जब स्पर्म और एग जो है फ्यूज हुआ, मिला। तो कोई जाइगोट लड़का होगा या लड़की होगा, वो डिसाइड कौन करता है, कहाँ से होता है, वो डिसाइड हो रहा है फादर के द्वारा। इसीलिए महिला का इसमें कोई रोल नहीं है कि कोई बच्चा होगा, लड़का होगा, लड़की, महिला का कोई उसमें रोल है नहीं है। इसीलिए लेकिन समाज ऐसा बना है, बनाया गया है पितृसत्तात्मक, जहाँ पे महिला को कोसा जाता है बहुत सारे समाज में कि ये जो है लड़की जन्म ली है। लड़की जन्म लेगी या नहीं लेगी वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वाई क्रोमोजोम पे। और वाई क्रोमोजोम कहाँ से आ रहा है, पिता पे से आ रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोजोम जब होगा, ठीक है, तो वो मेल होता है, और एक्स एक्स क्रोमोजोम क्या होता है हमारा, फीमेल होता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो डिसाइड होगा कि मेल है या फीमेल है, वो डिसाइड कौन करता है, फादर का क्रोमोजोम। ठीक है। तो सेल, आपने पता है सेल क्यों डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होगा तभी तो ग्रोथ होगा, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से लाइफ। तो जीवन के लिए ज़रूरी है कि सेल जो है वो डिवाइड करती है। तो जो सेल का जो डिवीज़न होता है दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। सेल का जो विघटन होता है या विभाजन बोलेंगे, तो कोशिका का जो डिवीज़न को विभाजन ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, विघटन तो हो गया डिस्ट्रक्शन, है ना। तो कोशिका जो विभाजन होती है वो दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का जो डिवीज़न होता है उसके दो चरण होते हैं। सेल डिवीज़न का दो चरण होता है, दो फेज होता है, फेज। ठीक है, एक फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, इंटरफेज। ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं, एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज और एम फेज। तो जब सेल डिवाइड का दो चरण होता है, तो एक चरण वो होता है जो डिवीजन के पहले है, तो उसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है वो विभाजन के पहले, विभाजन के जस्ट पहले जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं विभाजन के पहले का चरण, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपने इंटर करते हैं, तो इंटर क्या होता है, ग्रेजुएशन के पहले, ग्रेजुएशन तो बाद में होता है। तो इंटरफेज मतलब जो विभाजन के पहले का फेज है। ठीक है, इसको हम लोग प्री डिवीजन भी फेज बोलते हैं। प्री मतलब होता है पहले, जैसे प्रीलिम्स फिर मेंस, तो प्री डिवीजन फेज। ठीक है, ये जो फेज होता है वो रेगुलेटरी फेज होता है। इसमें रेगुलेट होता है कि सब चीज़ जो है सही तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल फेज भी बोलते हैं। ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है कि विभाजन जो हो वो सही से हो, नहीं तो उल्टा पुल्टा अगर विभाजन हो जाएगा तो कैंसर वैंसर हो जाता है, पता है आपको, या कोई बीमारी होता है। तो सेल का अगर डिवीजन बढ़िया से अगर नहीं होगा तो फिर अनकंट्रोल तरह से होगा, तो उसमें कैंसर वैंसर बहुत सारी बीमारियाँ होती है। इसलिए वो जो डिवीज़न बढ़िया से हो, वो रेगुलेट करने का जो चरण है उसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। ये कंट्रोल फेज होता है, रेगुलेटरी फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है। इसमें सेल जो है वो रेस्ट के मुद्रा में रहता है, लेकिन न्यूक्लियस जो रहता है वो एक्टिव रहता है। तो इंटरफेज में जो हमारा सेल है वो रेस्ट के, आराम के चरण में रहता है, आराम करता है। लेकिन चूँकि न्यूक्लियस, लेकिन क्या रहता है, ये एक्टिव रहता है। ठीक है, ये सक्रिय रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। क्लियर। एम फेज, एम मतलब होगा मिटोसिस या मियोसिस। एम का यहाँ मतलब है, आगे हम देखेंगे, मियोसिस या मिटोसिस। ये होता है सेल का डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन जो हो रहा है, सेल डिवीजन का एक्चुअल में वास्तव में जो चरण है वो है एम फेज। लेकिन इंटरफेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरफेज अगर अच्छे से नहीं हुआ तो एम फेज का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन का एक्चुअल फेज है, एक्चुअल फेज। क्लियर, सेल डिवीजन का वास्तविक चरण इसको बोलते हैं, एक्चुअल फेज। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो एम लिखे हैं, एम, एम का मतलब है
मिटोसिस या मियोसिस। तो अब हम देखेंगे कि जो सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो दो टाइप का सेल डिवाइड हो सकता है। ऊपर तो हम चरण देखें, लेकिन हम देखेंगे आपसे सेल जो दो डिवाइड हो रहा है वो दो तरह से हो सकता है। एक को बोलते हैं हम लोग मिटोसिस, जो एम लिखे थे ना ऊपर, उसका एम से मतलब है मिटोसिस या मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। तो देखिए सेल का डिवीजन का दो मतलब तरीका से हो सकता है। एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। जो मिटोसिस सेल डिवीजन होता है वो होता है सोमैटिक सेल में। हम आपको अभी बता रहे हैं क्या होता है सोमैटिक सेल में, ठीक है। और जो मियोसिस होता है वो होता है जर्म सेल में, या जर्म सेल को हम लोग जनरेटिव सेल भी बोलते हैं, जनरेटिव सेल, या इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल में बोलते हैं। तो वैसा डिवीजन जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है, जैसे स्पर्म, स्पर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। जैसे आपका एग क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। लेकिन एक बार रिप्रोडक्शन अगर हो गया, ठीक है, तो वो सेल, रिप्रोडक्शन के अलावा जितने भी सेल हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल को हम लोग बॉडी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी सेल। जैसे कान का सेल, कान में जो कोशिका है वो सोमैटिक सेल है। तो मिटोसिस में होता है, सोमैटिक सेल में होता है, और मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल, जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। जो मिटोसिस होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हर ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, 23 पेयर, 23 जोड़ा क्रोमोजोम है। तो जब हमारा मिटोसिस होता है तो नया जो हमारा सेल बनता है उस सेल में 23 पेयर क्रोमोजोम होगा, ठीक है। एक जैसे एक हमारा कोई सेल है इसमें 23 पेयर सेल है, 23 है, वो टूटेगा सेल का डिवाइड में दो पार्ट में, तो जो बनेगा उसमें भी 23 पेयर क्रोमोजोम रहेगा, 23 जोड़ा। अगर इसमें भी 46 पीस है टोटल, तो इसमें भी 46 रहेगा और इसमें भी 46 रहेगा। बात समझ में आता है। ऐसे मत जुड़िए कि 46 46 92 होगा तो यहाँ 92 होना चाहिए, नहीं। सेल डिवाइड हो रहा है इस तरह से कि नया जो हमारा बन रहा है, जैसे एक सेल है, मान लो ये दो पार्ट में टूट रहा है, दो सेल में, तो इसमें अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है तो ये नया सेल बना, इसमें भी 23 पेयर क्रोमोजोम रहेगा, और इस नया सेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिटोसिस। क्लियर। मियोसिस में क्या रहता है, अगर मान लीजिए 23 पेयर क्रोमोजोम है तो इससे अगर दो सेल बना है तो इस सेल में 23 पेयर नहीं जाएगा, मात्र 23 क्रोमोजोम रहेगा, और दूसरे सेल में भी 23 क्रोमोजोम रहेगा। तो अगर कोई बड़ा सेल है टूटा दो पार्ट में, ठीक है, तो इसमें 23 क्रोमोजोम रहेगा, इसमें 23 रहेगा, पेयर नहीं रहेगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो हमने बताया 23 पेयर क्रोमोजोम, इसको लिखते हैं हम लोग 2n के फॉर्म में लिखते हैं। ये भी 2n लिखते हैं, ये भी 2n। 2n मतलब 23 पेयर, और n मतलब सिंगल पेयर, मतलब कोई पेयर नहीं है, सिंगल है। तो यहाँ 2n था, 23 पेयर, वो 2n में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ, 23 पेयर जो था, मतलब जिसको 2n बोलते हैं, वो 2n 2n करके दो बना, ठीक है। हमारा जो मियोसिस था उसमें 23 पेयर था, लेकिन वो n में, 2n में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो n को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, बस याद रखेंगे। और 2n मतलब दो है तो इसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। तो याद क्या रखना है, मिटोसिस जब हो रहा है हमारा तो सेल में कहाँ पे हो रहा है, सोमैटिक सेल में, बॉडी सेल में हो रहा है। तो उसमें जो नया सेल बन रहा है उसमें 23 पेयर क्रोमोजोम है। और जो मियोसिस हो रहा है उसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन उसमें हैप्लॉइड बन रहा है n पेयर, उसमें पेयर नहीं बन रहा है, 23 23 रह जा रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल में क्या हुआ वो दोस्तों, हमारा मियोसिस होता है। तो अगर हम बात करें जाइगोट, जाइगोट क्या है, क्या ये रिप्रोडक्टिव सेल है बताइए, नहीं है। क्यों, क्योंकि जाइगोट बना किससे है, स्पर्म से और एग से। तो स्पर्म और जो एग है, ठीक है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल है। तो इसलिए इसमें जो डिवीज़न हुआ वो क्या हुआ, मियोसिस। मतलब स्पर्म में कितना पेयर था बताइए, 2n पेयर था। तो स्पर्म डिवाइड हुआ तो उसमें कितना पेयर आया, n। और एग जो था उसमें कितना पेयर था, 2n। तो ये डिवाइड हुआ मियोसिस के द्वारा n में,
क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल है। तो स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल है, ये भी एक भी रिप्रोडक्टिव सेल है। डिवीजन हुआ तो 2n से n बना, और ये n और n मिल के क्या बना गया? 2n, और जो चला गया जाइगोट में। तो आपको पता है स्पर्म और एग जो है मिल के जाइगोट बनता है। तो n पेयर आता है मेल से और 23 पेयर आता है फीमेल से, माँ और बाप से, और तब जाके जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट में 2n पेयर है, मतलब 46 क्रोमोजोम है, मतलब 23 पेयर क्रोमोजोम है, 23 जोड़ा। क्योंकि इसी जाइगोट से हमारा आगे चल के क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोजोम होना चाहिए? 46 क्रोमोजोम। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना होता कि देखिए, एक ह्यूमन है, मतलब समझो एक मेल है, ठीक है, एक फीमेल है। फीमेल से क्या आता है बताइए? एग। मेल से क्या आता है? स्पर्म। ठीक है, कितना क्रोमोजोम होगा स्पर्म में? 23 पेयर। एग में भी कितना रहेगा? 23 पेयर। ठीक है, ये डिवाइड होगा। एग क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव सेल है ना? रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पर्म में क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है, प्रजनन कोशिका है। तो प्रजनन कोशिका में क्या होता है? मियोसिस होता है कि मिटोसिस होता है? ऊपर देखिए क्या लिखा है? मियोसिस। तो 2n से क्या बनता है? n। ठीक है, सिंपल। तो इसमें कितना पेयर आएगा? 23 आएगा। 23 पेयर नहीं आएगा, 23 क्रोमोजोम आएगा। और फीमेल से कितना आएगा? 23 क्रोमोजोम आएगा। ये 23 इधर से आया, ये 23 इधर से आया, दोनों मिलके क्या बनता है बताइए? तो स्पर्म और मिलके जाइगोट। तो 23 इधर से आया, 23 इधर से आया, तो हम बोल ले सकते हैं ना 23 जोड़ा क्रोमोजोम होगा। 23 जोड़ा 23 पेयर किस में होगा? जाइगोट में। और यही जाइगोट आगे चल के क्या बनता है? एक ह्यूमन बनता है, ह्यूमन बींग। और ह्यूमन बींग में कितना पेयर होता है बताइए? ह्यूमन बींग में कितना पेयर क्रोमोजोम होता है? 23 पेयर। तो जो जाइगोट में 23 पेयर क्रोमोजोम था, वही ह्यूमन बींग में कितना क्रोमोजोम बन गया? 23 पेयर क्रोमोजोम बन गया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो मिटोसिस होता है उसमें 23 पेयर बनता है। तो 23 पेयर क्रोमोजोम अगर बन रहा है किसी चीज़ में, तो वो क्या है? हमारा मिटोसिस है ना? वो हमारा सोमैटिक सेल है। इसलिए जाइगोट क्या है? हमारा सोमैटिक सेल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। आप पूछ लीजिए अपने दोस्त से, कंफ्यूज हो जाएगा। पूछिएगा या ये बताओ, जाइगोट जो है वो हमारा सोमैटिक सेल है, बॉडी का सेल है, या रिप्रोडक्टिव सेल है? तुरंत बोल देगा यार कि ये तो रिप्रोडक्टिव सेल है। पूछ के देख लीजिएगा। तो यही होता है कि जब आप करंट अफेयर खाली पढ़ के जाते हो और बेसिक अगर स्टैटिक नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, या जितना आपको करना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में कट एंड थ्रोट कंपटीशन है। अगर बढ़िया से अगर आप नहीं पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीक़ा से तो पेपर फिर नहीं निकलेगा। अभी हमारे पास 5 महीना है, रगड़ के इस तरह से अगर आप मेरे साथ पढ़ लिए तो प्रीलिम्स में निकलवा दूंगा, ये अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तब जितना चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो सब चीज़ को आप लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो चीज़ होमवर्क देंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा 1 जनवरी था जिसमें हम लोगों ने बायोटेक का बेसिक पढ़ा, ठीक है। कल हम लोग बायोटेक का टोटल जो है 4 क्लास होगा। 1 क्लास हो चुका है, 3 क्लास और आएगा जिसमें पूरा बायोटेक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का टारगेट ये है, मैं फिर से बता देता हूँ कि जनवरी और जो हमारा जनवरी का जो महीना है दोस्तों, लगभग 31 दिन, ठीक है ना। तो उस 31 दिन में हम लोग को 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। एक हम लोग को करना है साइंस एंड टेक और दूसरा करना है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो साइंस टेक का हम लोग पहला क्लास की, आज ही जो है इकोनॉमिक्स का भी फर्स्ट क्लास आपका मिलेगा लेट नाइट तक, ठीक है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है, मैं बता दे रहा हूँ। आपको यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है। एक यूपीआई आईडी पे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पे, एक यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है। यूपीआई आईडी आप लिख लीजिए स्मॉल लेटर में JDROIAS सब स्मॉल में है, KK@YBL स्मॉल l 0IS KK@YBL। इस यूपीआई आईडी पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के और कितना पेमेंट करना है? 299 रुपीज़ मात्र, पूरा कोर्स के लिए, ठीक है।
सभी चीज़ पढ़ाया जाएगा, जिसमें पूरा प्रीलिम्स का तैयारी, सी सेट वी सेट सब। तो 299 रुपीज़ जब पेमेंट कर लेंगे आप इस UPI ID पे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वेटीएम, जिससे जो भी आप यूज़ करते हैं, उसका पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो लेके मुझे आप टेलीग्राम पे भेजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पे एक यूज़र ID है, आप टेलीग्राम पे आप यूज़र ID टाइप कीजिएगा JDRO@JDROIASKK। टेलीग्राम पे एक यूज़र ID टाइप कीजिएगा @JDROIASKK। उस पे जो आपने फ़ोटो लिया है पेमेंट का उसको भेजिएगा। ठीक है, जब आप भेज लेंगे मैं वेरीफाई करके आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपको सारा PDF कंटेंट और सभी लेक्चर उसी में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास था जिसमें हमने बायोटेक पढ़ा। जो बच्चे कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनका होमवर्क ये है दोस्तों कि ये जो कंटेंट आपको बढ़ाया गया है उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए बार बार। इसके अलावा आपको साइड बाय साइड ये करना है कि देखिए लूसेंट सबके पास होगा लूसेंट। ठीक है, तो लूसेंट का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन जो हिस्ट्री है उसका 1 से 2 पेज, मतलब 2 पेज, शुरू के जो 2 पेज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास का जो शुरू के 2 पेज हैं, 2 पेज, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से 2-3 बार। अच्छे से पढ़ लेना, 2 पेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका जो है आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और उसको याद कीजिएगा। तो डेली आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 2 पेज करना है। ये आपका आज का है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपको 2 पेज करना है शुरू का। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और आपका होमवर्क ये है कि जो आपका लक्ष्मीकांत का पॉलिटी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो डेली आपको लक्ष्मीकांत का 4 पेज पढ़ना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये आपका है कि लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है, नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, बुक में ही हाईलाइट कर लेंगे पेंसिल से या हाईलाइटर से, या आपको नोट्स बनाना है तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। तो पॉलिटी का शुरू का जो 4 पेज है वो आपको आज करना है। लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का 2 पेज करना है, ये आपको करना है। फिर मैंने जो आपको बायोटेक का पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बना के रिवाइज कर लीजिए। मैं इसका जो नोट्स है अभी आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक काम और आप करेंगे कि इंडिया में जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, ठीक है, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, पॉलिटिकल मैप में आप जो है नॉर्थ ईस्ट को आज देखिए, नॉर्थ ईस्ट को, कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं, कौन सा स्टेट किसके बाउंड्री को टच करता है, कौन सा देश टच कर रहा है, किसका बाउंड्री किधर घूम रहा है, मुड़ किधर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का मैप को आज अच्छे से देखिए और उसको एक पेज में नॉर्थ ईस्ट के मैप को आप जो है इस तरह से बनाइए और दिखाइए कि अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है, ये मेघालय है, त्रिपुरा कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, कौन किसको टच कर रहा है, म्यांमार किसको टच कर रहा है, नेपाल टच कर रहा है क्या, भूटान टच कर रहा है क्या, चाइना किसको टच कर रहा है, बांग्लादेश किसको टच कर रहा है, किसकी बाउंड्री किसको टच करती है। ये आपको आज का होमवर्क आपका मैप में ये है कि इंडिया का पॉलिटिकल जो मैप है उसमें नॉर्थ ईस्ट को आप दिखाइए और उसको एक फ़ाइल में लिखिए। जो जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा चीज़ से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप को आप अच्छे से देखिएगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट को आज को देखना है। पूरा मैप देखेंगे तो कन्फ्यूज होगा, नॉर्थ ईस्ट के मैप को अच्छे से देखिए। ठीक है, पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 4 पेज कंप्लीट कीजिए, शुरू का लक्ष्मीकांत का, लूसेंट का 2 पेज कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और जो मैंने अभी बायोटेक पढ़ा है उसको आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट है। क्लियर, तो मिलते हैं दोस्तों फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही मिलेंगे। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अब जो ये कंटेंट है वो यूट्यूब पे फ्री में नहीं आएगा। ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब वीडियो फ्री में नहीं आएगा, जो बच्चे पेमेंट किए उनके लिए अवेलेबल होगा, नहीं तो वो उन लोगों के लिए इनजस्टिस, अन्याय होगा जो पैसे दे के कोर्स को ज्वाइन किए हैं। फ़ी एकदम कम है, 299 रुपीज़, आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने इसलिए कोई ज़्यादा फ़ी नहीं रखा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।